जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान में पढ़ने वाले हैं यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, जिसमें ये हमारा सेकंड क्लास है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं और जो कि काफ़ी अंतर भी रहा, एक क्लास से और दूसरे क्लास के बीच में गैप काफ़ी अंतर हो गया। तो वो अंतर अन्य कारण से रहा, जिसमें लेकिन अब हम लोग जो है वो अपना क्लास पूरा करेंगे और एग्जाम से पहले हम कोशिश करेंगे कि अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक, तो हम लोग जो इस चैप्टर में पहले क्लास में पढ़े हैं उसको पहले थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन हो गया। और तो उसको देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों ने इसके पहले जो फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा, फ्रांसीसी क्रांति में हमें उम्मीद होगा कि आप लोग उसको नोट्स बनाए होंगे और वो पढ़े होंगे। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब होती है और वो सब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। और फिर उसके बाद में सेकंड चैप्टर है इसमें यूरोप में समाजवाद। ठीक, तो इसमें भी एक क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, तो समाजवाद लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोगों को पढ़ना था आज रूसी क्रांति यानी रूसी साम्राज्य। तो यूरोप में जो मुख्य रूप से जो समाज थी वो हम लोग फ्रांस के परिप्रेक्ष्य में पढ़े, और उसके बाद हम लोगों को अब यूरोप यानी रूस के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। तो यहाँ पर रूस का जो समाज था मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ था। 3 भाग क्या, इसके समाज में 3 प्रकार की विचारधाराएं थी। वो 3 विचारधाराएं कौन कौन सी, उन तीनों विचारधाराओं को हम लोगों को देखते हैं यहाँ पर कि इसमें जो 3 प्रकार की विचारधारा थी, एक विचारधारा थी उदारवादी और एक रूढ़वादी विचारधारा थी, एक थी रैडिकलवादी। आप लोगों को याद होगा कि ये जो रैडिकलवादी विचारधारा है और उदारवादी रूढ़वादी, इन तीनों की जो विचारधाराएं हैं इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है इन तीनों लोगों की विचारधाराओं में। उसके बाद में हम अपनी ओर से क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि इन तीनों विचारधाराओं में सबसे जो तर्कपूर्ण जो विचारधारा है वो किसकी है। ठीक, तो इसमें जो उदारवादी हैं, क्योंकि इन दोनों में उदारवादी, रैडिकलवादी और रूढ़वादी, तो जो रूढ़वादी है, रूढ़वादी का मतलब ही क्या होता है, रूढ़वादी मतलब वही परंपरागत तरीके से चलने वाली जो गतिविधियां। तो रूढ़वादी का मतलब ही होता है कि ये रूढ़वादी है यानी परंपरावादी है। बहुत पुराने समय से जो परंपरा चली आई है वही परंपरा चलेगी। ठीक, तो ये इनकी विचारधारा ही ऐसी थी जो पुरानी परंपराओं से संबंधित था, यानी जो समाज पहले था उसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे कि जिस प्रकार की विचारधारा पहले थी वही विचारधारा यहाँ पर चलती रहे। ठीक, यानी वैसा ही समाज रहे। लेकिन यहाँ पर ये लोग भी चाहने लगे थे, उदारवादी लोग, ये लोग भी बाद में ये सोचने लगे कि जो जिस प्रकार से फ्रांस में क्रांति हुआ, तो इस फ्रांस की क्रांति को देखकर ये उदारवादी लोगों के मन में भी ऐसा विचार आया कि जिस तरीके से फ्रांस में जो है क्रांति हुआ है, वहां के लोगों को आज़ादी मिला है, क्या यह यूरोप के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी विचारधारा यानी ऐसी आज़ादी मिल सकती है। तो धीरे धीरे इसके फ्रांस के बाद में फिर जो क्रांति की लहर दौड़ती है वो लहर धीरे धीरे यूरोप के समस्त देशों में पहुंचने लगती है, जिसमें सबसे पहले प्रवेश होता है रूस के अंदर। तो रूस के अंदर जो ये रूढ़िवादी विचारधारा थी, ये लोग भी धीरे धीरे परिवर्तन चाहने लगे, लेकिन पूर्ण रूप से परिवर्तन नहीं चाहते थे। अब तो इनको तो हम लोग ऐसे समझेंगे कि रूढ़वादी है यानी परंपरावादी है, जैसे पहले था वैसे ही है, अभी भी रहेगा। ठीक, लेकिन अब जो उदारवादी विचारधारा है और जो रैडिकलवादी विचारधारा है, ये 2 विचारधारा हम लोगों को पीछे हम लोग पढ़ भी चुके हैं और इसको भी देखते हैं कि ये 2 लोग क्या कहते थे। तो जो उदारवादी विचारधारा है, इस विचारधारा के लोग, ये लोग एक जो स्वतंत्र न्यायपूर्ण पक्ष की मांग करते थे, यानी ये एक तरीके से लोकतांत्रिक भावना इनके अंदर थी। ये लोग लोकतंत्र चाहते थे, लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि ये लोग चाहते थे कि लोकतांत्रिक देश बने, यहाँ पर जितने भी वयस्क नागरिक हैं, केवल वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार दिया जाए और साथ ही साथ अमीर वर्ग के लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाए। गरीबों की अपेक्षा जो अमीर व्यक्ति हैं उनको वोट डालने और
ये लोग महिलाओं के वोटिंग से, यानी महिला लोग चुनाव में भाग ना लें, वोट ना डालें, इसके पक्ष में थे ये लोग। ठीक, कौन? उदारवादी लोग। ये लोग ये नहीं चाहते थे कि महिलाएं वोट डालें, लेकिन इनकी विचारधारा क्या थी? रेडिकलवादी की। ये लोग भी, इनकी विचारधारा ऐसी थी कि ये लोग चाहते थे कि महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार मिले और देश का समस्त वयस्क नागरिक जो है वोट डालने को अधिकार मिले। लेकिन ये क्या चाहते थे? केवल अमीर व्यक्ति वोट डालें, जिसके पास पैसा हो। लेकिन ये चाहते थे कि समस्त, यानी देश के सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार हो और महिलाओं को भी वोट डालने का और शासन सत्ता में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो। तो इस तरीके से इनकी विचारधाराओं को हम लोग पढ़ चुके हैं। बस इसको थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कि इन तीनों में अंतर क्या है। ठीक, उसके बाद में अब जो हम लोगों को मुख्य रूप से पढ़ना था वो था रूसी क्रांति। ठीक, यानी रूसी समाज या रूस की क्रांति, जो भी आगे अभी रूस में क्रांति हम लोग पढ़ेंगे ही। तो सबसे पहले रूसी साम्राज्य देखते हैं कि रूसी साम्राज्य, रूस कितना बड़ा था, उसके बाद रूस के अंतर्गत कितने देश आते हैं, फिर उसके बाद में धीरे धीरे हम लोग रूसी क्रांति की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग रूसी साम्राज्य। रूसी साम्राज्य, ये रूसी साम्राज्य रूस में लंबे समय से, रूस के अंदर एक लंबे समय से जार शाही शासन था। जार शाही का शासन था जिसकी स्थापना 1325 से 1340 के मध्य हुआ था। जो जार शाही शासक था, रूस के अंदर जो शासन व्यवस्था था वो जार शाही था, यानी इसके शासन, रूस में जो शासक था उसका नाम था जार निकोलस। ठीक, तो जो जार निकोलस था वो जार शाही था, तो इसलिए जो है जार शाही शासक था। ठीक, शासन व्यवस्था थी जार शाही, जिसकी स्थापना 1325 से 40 के मध्य हुआ था। ठीक, इतना बात क्लियर है कि रूसी साम्राज्य में जार शाही शासन व्यवस्था की स्थापना कब होती है? 1325 से 1340 के मध्य में रूस में जार शाही शासन व्यवस्था स्थापित होती है। जार शासक राज्य के दैवीय सिद्धांत में विश्वास रखते थे। रूस की क्रांति के समय इसके जो शासक थे ये राज्य के दैवीय सिद्धांत में विश्वास रखते थे। राज्य के दैवीय सिद्धांत में, ऐसा एग्जाम में आ सकता है, राज्य के दैवीय सिद्धांत में विश्वास रखते थे। राज्य के दैवीय सिद्धांत में विश्वास रखते थे। और जब रूस की क्रांति हुई, रूस की क्रांति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूस की क्रांति, इसको नोट कर लो। ये बोर्ड एग्जाम में 90% इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो रूस की क्रांति के समय, अभी इस क्वेश्चन को पूरा समझो कि रूस की क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? रूस का शासक कौन था? रूस की क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय था। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑप्शन में रहेगा जार निकोलस फर्स्ट, जार निकोलस सेकेंड, जार निकोलस थर्ड। तो याद रखो जार निकोलस द्वितीय। रूस की क्रांति के समय शासक था जार निकोलस द्वितीय। ठीक, तो इतना इसको नोट कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के लिए। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग वर्ष 1914 का रूसी साम्राज्य। 1914 क्योंकि यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है? 1914 में ही। तो 1914 में रूस का साम्राज्य कितना बड़ा था, उसके बाद में फिर विश्व युद्ध के बाद में इनके समाज में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को भी देखना है। लेकिन यहाँ पर वर्ष 1914 में
वर्ष 1914 में रूसी साम्राज्य वर्ष 1914 इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है। अब प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है, विश्व युद्ध को भी हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, अब विश्व युद्ध तो हम लोग यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध पढ़ेंगे, उसके बाद सेकंड चैप्टर में द्वितीय विश्व युद्ध भी पढ़ेंगे, यानी हम लोग यहाँ पर दोनों विश्व युद्ध पढ़ना है। तो अभी यहाँ पर टेंशन मत लेना कि विश्व युद्ध क्या है, कैसे शुरुआत हुआ। हम लोग विश्व युद्ध को बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे, आसान भाषा में। वर्ष 1914 में जार निकोलस द्वितीय का रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर शासक था। मॉस्को के आसपास क्षेत्र के अतिरिक्त रूसी साम्राज्य में फिनलैंड, इस मॉस्को के आसपास जो फिनलैंड, लताविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस आदि, ये जो है ये सारे क्षेत्र रूसी साम्राज्य के अंतर्गत आता था। फिनलैंड और लताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस। ठीक, अच्छा अभी जो है अगर आप लोगों को याद हो, क्योंकि अभी बहुत ही चर्चित था, इन सारे स्थानों में कौन सा एक ऐसा क्षेत्र जो बहुत चर्चित था? यूक्रेन अभी एक देश है, लेकिन ये 1914 में ये रूस का पार्ट था, यानी ये रूस का ही एक अंग था। तो हम लोग अभी जो है न्यूज में सुनते थे कि यूक्रेन और रूस का वार चल रहा है। तो ये यूक्रेन और रूस का जो वार चल रहा है, ये किस जगह से संबंधित है? ये 1914 में ये इसका पार्ट था, तो इसी का पार्ट था। अभी यहाँ पर बेलारूस भी जो है इसी बीच में आ गया है, क्योंकि ये भी जो है चर्चा में है, क्योंकि रूस के ये बगल में है। तो बगल में के पहले ये लोग रूस के हिस्सा थे 1914 में। अब उसके बाद में फिर विश्व युद्ध होता है, धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ेंगे कि कैसे ये लोग अलग होके अपना एक स्वतंत्र देश घोषित कर लेते हैं। तो पहले ये सब जो है रूस के ही पार्ट थे, जिसमें फिनलैंड हो गया और लताविया, लिथुआनिया, ये सब के सब जो है रूस के भाग थे, उसी के क्षेत्र थे। बाद में ये लोग अलग होते हैं। अभी ये जो है ये यहाँ पर जो है रूस और यूक्रेन से युद्ध भी चल रहा है, क्योंकि ये उसी का पार्ट था। बेलारूस और ये तमाम प्रकार के उसके अगल बगल के क्षेत्र, पोलैंड, अभी जो पोलैंड यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये पोलैंड भी जो है रूस का पार्ट था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत भी पोलैंड से ही होती है, क्योंकि जैसे ही पोलैंड पे आक्रमण करते हैं जर्मनी यानी हिटलर, फिर जो है यहीं से विश्व युद्ध की प्रारंभ होता है। तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक, दोनों विश्व युद्ध पढ़ना है। उसके बाद में रूस में सबसे अधिक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी धर्म को मानने वाले लोग थे। ऑर्थोडॉक्स यहां पर एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको नोट कर लो। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी धर्म को मानने वाले लोग रूस में बहुत ज्यादा थे। उसके बाद में फिर, क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी मतलब ईसाई धर्म, तो ऑर्थोडॉक्स, ये अगर ईसाई में पूछता है कि ईसाई में कौन सी जो है समूह के लोग थे, तो वो ऑर्थोडॉक्स थे। ठीक, अभी यहाँ जैसे अभी भारत में देखो तो भारत में एक धर्म के अंदर भी उस धर्म की कई सारी शाखाएं हैं। जैसे अभी हिंदू धर्म के अंदर देखें तो इसमें जो है क्षत्रिय अलग हो गए, ब्राह्मण अलग हो गए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो ईसाई धर्म है, इसमें भी कई सारी शाखाएं हैं। जैसे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, जो ऑर्थोडॉक्स को मानने वाले लोग थे, इनकी संख्या ज्यादा थी। रूसी साम्राज्य के अंतर्गत रहने वाले में कैथोलिक, प्रोटेस्ट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। कैथोलिक भी एक प्रकार से क्या है? कैथोलिक, अभी यहाँ पर जो फ्रांस में पढ़ रहे थे तो वहां पर जो कैथोलिक
ईसाइयों में कौन सा समूह था, तो वहां पर कैथोलिक था। ठीक, तो वो लोग प्रोटेस्टों को बहुत ज्यादा परेशान करते थे। तो यहाँ पर क्या है, रूस में ऑर्थोडॉक्स ज्यादा हैं और यहाँ पर कैथोलिक भी हैं और प्रोटेस्ट भी हैं। ठीक, तो यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक प्रोटेस्ट ये तीनों ईसाई के तीनों जो है समूह यहाँ पर जो है निवास करते थे रूस में, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र था। तो बहुत बड़ा क्षेत्र है तो किसी न किसी क्षेत्र में रहेंगे ही। इसके बाद में इसमें इस क्षेत्र में मुस्लिम और जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी इस साम्राज्य के अंतर रहते थे। उसके बाद में देखते हैं रूसी समाज की विशेषताएं, यानी रूसी साम्राज्य की विशेषता क्या है और उसकी अर्थव्यवस्था और समाज क्या है। इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रूसी साम्राज्य की विशेषताएं। ठीक, और उसके बाद में इस समाज की जो पहली विशेषता है, सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है अर्थव्यवस्था और समाज। अर्थव्यवस्था और समाज। रूस की अर्थव्यवस्था और समाज, किस प्रकार से रूस की अर्थव्यवस्था और वहां के समाज में यानी लोगों का जो रहन सहन कैसा था और उनके रोजगार का स्तर कैसा था और उनका जो जीवन यापन कैसे होता था, उन सारी चीजों को हम लोगों के रूस के साम्राज्य की विशेषताओं के अंतर्गत अर्थव्यवस्था और समाज में पढ़ना है। ठीक, 20वीं सदी के प्रारंभ में रूस की 85% जनसंख्या 20वीं सदी में, यानी लगभग 20वीं सदी कह सकते हैं, 20वीं सदी में जो रूस की जो संपूर्ण जनता थी, रूस की संपूर्ण जनता का लगभग 85% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई थी। किस कार्य में? 85%। जबकि यहां पर फ्रांस और जर्मनी की जनसंख्या क्रमशः, फ्रांस और जर्मनी की जनसंख्या लगभग फ्रांस की 40% और जर्मनी की 50% जनसंख्या ही कृषि कार्यों में लगी थी। अच्छा, यहां पर देखो कि फ्रांस की केवल 40% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है, जर्मनी की 50%, तो शेष 50% लोग कुछ अन्य कार्य भी करते थे। लेकिन रूस की देखो, यहाँ की 85% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगा है। जब 85% लोग कृषि कार्य में लगे हैं तो कृषि का उत्पादन भी ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। ठीक, यहाँ पर 40% लोग हैं तो कृषि का उत्पादन कम होगा, 60% लोग कोई अन्य कार्य करते हैं तो उसका उत्पादन ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर 85%, अब 85% लोग केवल कृषि करेंगे तो कृषि का उत्पादन ज्यादा होगा, और जब कृषि का उत्पादन ज्यादा होगा तो वो निर्यात करेंगे। निर्यात मतलब वो बेचेंगे, जिससे कि उनकी भी जरूरतें पूरा हो सके। केवल कृषि से उनकी जरूरतें थोड़ी पूरा होगा। कृषि उनके यहाँ अगर ज्यादा है तो उसको बाजार में बेचेंगे, उससे जो मुद्रा की प्राप्ति होगी उससे वो अन्य जरूरतों को पूरा करेंगे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। रूस की जो महत्वपूर्ण औद्योगिक और क्षेत्र और अधिकांशतः सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में स्थित थे। इसके जो अन्य औद्योगिक क्षेत्र वो सेंट पीटर्सबर्ग में था। सेंट पीटर्सबर्ग में था, ठीक, और मॉस्को में। रूस की 85% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई थी और जो औद्योगिक क्षेत्र में
इसका जो मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र है वो है सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। ठीक, अब ये सेंट पीटर्सबर्ग को लेकर भी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सेंट पीटर्सबर्ग को लेकर भी यहाँ पर जो रूस के राजा जार निकोलस द्वितीय और फ्रांस, इन दोनों लोगों में भी मतभेद होता है सेंट पीटर्सबर्ग को लेकर। ठीक, तो उसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसको याद रखना सेंट पीटर्सबर्ग, क्योंकि ये एक औद्योगिक क्षेत्र है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक, कि इनमें से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है, रूस में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। 4 ऑप्शन देकर पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है। तो इसको 2 ही औद्योगिक क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। अगर एग्जाम में आएगा तो यही 2 रहेगा, इसके अलावा तीसरा नहीं आएगा। अभी जो ये सेंट पीटर्सबर्ग में औद्योगिक क्षेत्र का विकास होता है। ठीक, अगर उद्योग क्षेत्र का विकास होता है तो यहाँ पर अगर उद्योग लगेगा, ठीक, यहाँ पर ध्यान दो कि अगर उद्योग लगेगा, अगर कोई उद्योग क्षेत्र लगा है तो अगर औद्योगिक क्षेत्र में अन्य वस्तुओं की जरूरत भी होती है, जैसे कच्चा माल के रूप में अन्य वस्तुओं की जरूरत होगी, तभी वहां पर वो औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा। ठीक, अभी मान लो यहाँ पर अगर एक कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो इस फैक्ट्री को लगाने पर, ठीक, अगर ये फैक्ट्री कोई मान लो कोई भी फैक्ट्री हमने लगाया, ठीक, कुछ भी मान लेते हैं कि एक फैक्ट्री है ये, और ये फैक्ट्री को यहाँ पर लगाएंगे, ये मान लो कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है, तो कपड़ा यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर कपड़ा बनाने के लिए कच्चे माल की जरूरत होगी। ठीक, अब वो कच्चा माल क्या है, कपड़ा बनाने के लिए कपास की जरूरत होती है, और कपास की जरूरत यानी कपास चाहिए कपड़ा बनाने के लिए। तो जब अगर यहाँ पर कपास इस क्षेत्रों में बहुत ही आसानी से, यानी इसके ये फैक्ट्री वहीं स्थापित किया जाएगा जहां कपास का उत्पादन होता है, और उसके बाद में कपास अगर यहाँ से उत्पादन होता है तो इसको यहाँ तक ले जाने के लिए कोई न कोई साधन चाहिए। ठीक, अब वो साधन ऐसा होना चाहिए कि जिसपे बहुत ज्यादा कम लागत आए, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है ये बहुत ज्यादा, अगर देखो आज के समय में भी अगर 1 रुपया पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 1 रुपया पेट्रोल का दाम बढ़ा, 5 रुपए जो है हर वस्तु पे दाम बढ़ जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो लागत आता है वो सारा का सारा जो है प्रत्यक्ष भार उपभोक्ता पर ही जाता है। तो यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, एक ऐसा जो है सड़क बनाया जाना चाहिए जो बहुत कम लागत पर, यानी यहाँ से उद्योगों को यहाँ तक पहुंचाया जाए। तो इसके लिए 1890 के दशक में रेल की शुरुआत हुई, यानी जो है ट्रेन की। तो जब रेल की शुरुआत होती है रेलगाड़ी की, तो ये रेलगाड़ी क्या करती है कि बहुत ही दूरी वाले स्थान से बहुत कम लागत में बहुत ज्यादा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देती है। ठीक, अभी अगर मान लो पहले की ट्रेन, तो पहले जब 1890 के दशक में ट्रेन चालू हुई थी तब भी ट्रेन बहुत बड़ा होता था अन्य गाड़ियों की अपेक्षा, क्योंकि जब पहले ट्रेन आई थी तो उस समय ट्रक नहीं थे और अन्य प्रकार के भी जो परिवहन के साधन नहीं थे, लेकिन उस समय ट्रेन ही बहुत बड़ा जो है जो आवागमन के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ से यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेलों यानी ट्रेनों के माध्यम से एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जोड़ा गया, औद्योगिक क्षेत्रों को जो दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ा गया, बंदरगाहों से जोड़ा गया, मुख्य सड़कों से जोड़ा गया, जिससे कि औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास होता है। ठीक, अधिकांश कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी, जिसपे सरकार विभाग द्वारा इन फैक्ट्रियों पर नजर रखती थी और मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिल सके, यानी इसको मजदूरों को वेतन
सही टाइम पे दिया जाना चाहिए। इससे सरकार कंपनियों और फैक्ट्रियों के ऊपर नजर रखती थी। अभी ये मजदूरी और उनके काम के जो टाइमिंग है, यानी कितने घंटे वो काम करते हैं, तो इस पे सरकार भी नजर रखती थी। कैसे कि अभी कोई मजदूर है, तो अगर ये फैक्ट्री मान लो किसी निजी व्यक्ति का है, तो वो निजी व्यक्ति यहाँ पर जो मजदूर आएंगे काम करने के लिए, उन मजदूरों को ये ज्यादा काम कराएगा कम पैसे में। 15 घंटे 12 घंटे काम कराएंगे, वो भी कम पैसे में। तो सरकार क्या कहती थी कि उन फैक्ट्रियों पे नजर रखती थी कि कोई मजदूर ऐसा तो नहीं है कि जिससे ये लोग 15 घंटा और 12 घंटा काम करवाते हैं और बहुत कम सैलरी देते हैं। तो सरकार इस पे नजर रखती थी, मजदूरों को यानी उनको न्यूनतम यानी जितना वो काम करते हैं उस समय की उनकी योग्यता के हिसाब से ज्यादा सैलरी सरकार दिलाने का प्रयास करती थी। और यहां पर इन कंपनियों के ऊपर नजर भी रखती थी और उनके जो काम के घंटे थे उसको भी कम करवाया गया। पहले 12 घंटे और 13 घंटे काम करते थे, उसके बाद में फिर ये घटा के 10 घंटे और 9 घंटे पे लाके सरकार कहती थी कि 9 घंटे और 10 घंटे से ज्यादा किसी मजदूर से काम ना करवाया जाए। ठीक, तो ये थी अर्थव्यवस्था और समाज। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे रूसी समाज के अंतर्गत, देखेंगे कि कौन कौन से लोग आते हैं। 1 मिनट में रूसी समाज। तो रूसी समाज को 3 भागों में बांटते हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा यानी सर्वहारी। सर्वहारी मतलब, अब इसको निम्न वर्ग भी बोल सकते हैं। सर्वहारी मतलब जो सब कुछ। सर्वहारी का मतलब क्या होता है? सब कुछ खाने वाला, मांस भी खाने वाला और जो है शाक को भी खाने वाला, यानी सब्जी और मांस जो दोनों खाता है, शाकाहारी। सर्वाहारी, ठीक, शाकाहारी केवल घास खाएगा, मांसाहारी केवल मांस खाएगा, सर्वाहारी दोनों खाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, सर्वाहारी में ये लोग भी रह सकते हैं, ये लोग भी रह सकते हैं, गरीब तो यहाँ रहता ही है। ठीक, उच्च वर्ग के लोगों में, उच्च वर्ग के कौन लोग हैं? तो इसमें जारशाही के सदस्य, जारशाही के सदस्य लोग रहेंगे। और कौन रहेगा? सामंत लोग रहेंगे। तो जारशाही, उसके बाद में सामंत लोग रहेंगे, उच्च अधिकारी रहेंगे, उच्च अधिकारी रहेंगे। और कौन रहेगा? तो जारशाही के सदस्य लोग रहेंगे, सामंत लोग रहेंगे, उच्च अधिकारी रहेंगे। और जो साधन आते हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, साधन। उसके बाद मध्य वर्ग के अंतर्गत, तो मध्य वर्ग में लेखक और विचारक रहेंगे। सबसे पहले लेखक और विचारक, लेखक विचारक हो गए। छोटे सामंत और छोटे व्यापारी। तो इसमें लेखक विचारक हो गए, छोटे सामंत हो गए और छोटे व्यापारी। छोटे व्यापारी। ठीक, और कौन लोग रहेंगे? दार्शनिक लोग। कौन लोग? दार्शनिक। दार्शनिक लोग रहेंगे। और सर्वाहारी में कौन लोग रहेंगे इसमें? सर्वाहारी मतलब जहां पर उच्च वर्ग के लोग भी रह सकते हैं और मध्य वर्ग के लोग भी रह सकते हैं। तो सर्वाहारी में कृषिदास, कारीगर और मजदूर। कृषिदास, कृषि के मजदूर, ठीक, कृषिदास हो गया। और कारीगर भी यही रहेंगे और मजदूर। तो यहां पर इसको एक बार समझते हैं कि जो रूसी समाज है इसको 3 भागों में बांटते हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, ठीक, और सर्वाहारी यानी निम्न वर्ग इसको कह सकते हैं या सर्वाहारी कह सकते हैं, दोनों बात एक है।
उच्च वर्ग के अंतर्गत जारशाही के सदस्य होते थे। जारशाही मतलब जो लोग, जो जारशाही जो उनके पारिवारिक से संबंध रखते थे और जो उनके जो सदस्य होते थे उनके महलों में और उनके उच्च वर्ग के अधिकारी होते थे, वो यहाँ रह सकते थे। और सामंत लोग रह सकते थे, उच्च अधिकारी लोग जो बड़े अधिकारी होते थे राजा के, वो लोग इस उच्च वर्ग के अंतर्गत आते थे और इस समाज में रहते थे। ठीक, मध्यम समाज में कौन कौन रहता था? तो लेखक और विचारक हो गए, छोटे सामंत हो गए और छोटे व्यापारी और दार्शनिक, जिसमें दार्शनिक विचारधारा पढ़े थे तो विचारक कहें, लेखक कहें, दार्शनिक, ये सारे लोग मध्यम वर्ग के अंतर्गत आते थे। सर्वाहारी यानी निम्न वर्गीय में तो कृषिदास यानी कृषि में काम करने वाले लोग, कृषक लोग, कारीगर लोग और मजदूर लोग, ये सारे के सारे ये सर्वाहारी यानी निम्न स्तरीय समाज के अंतर्गत आने वाले थे। ठीक, उसके बाद में अब हम लोग देखते हैं मजदूरों की स्थिति। मजदूरों की स्थिति जो हमको अब पढ़ना है वो है मजदूरों की स्थिति। मजदूरों की स्थिति पढ़ेंगे हम लोग, वो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी इसको नोट्स बनाइए और इसको नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करिए। और अब जो है डेली क्लास आएगा और आप लोगों को जो है यहाँ पर नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। नहीं समझ में आता है तो पूछते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्द ही। जय हिंद।